हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माइन। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन द चैप्टर स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। मैंने 3 वीडियो इससे पहले बनाए हैं स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और समरी, राइट। तो ये वीडियो देखने से पहले एटलीस्ट आप ये तीनों वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में हेल्पफुल होगा और साइमल्टेनियसली ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बोल देना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप रट के मत जाइए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और समरी ऑन स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं तो आप आंसर कर पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मुझे बोलनी है कि जो जीएसटी में जो ये चैप्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड 3 और चैप्टर हैं जैसे कि टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर हम इन तीनों को देखें मतलब कि ये 3 चैप्टर प्लस स्कोप ऑफ सप्लाई, अगर हम चारों को देखें तो डेफिनेटली इसमें से मोर देन 25 to 30 मार्क्स का पेपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेटेस्ट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊं, पर स्टूडेंट एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे आगे जाएंगे कि आपको बहुत सारी बातों का मुझे रिवाइज करना होगा जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और समरी में आपको समझाए हैं। लेट अस मूव अहेड। Let us see the questions to be asked in the exam. पहला क्वेश्चन जो आपके पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है which of the following is not a supply as per the section 7(1) of a CGST Act। मतलब कि कौन सी इसमें से जो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। एक वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नॉट, राइट। तो हम जरा देख लेते हैं कि इन चारों में से क्या आंसर करेक्ट होगा। सबसे पहले जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस हमने ली है, राइट। ठीक है, तो ये तो हो गया, सप्लाई हुई है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया है नॉट, मतलब कि जो कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक जो बिजनेस वाला पार्ट है हमारे जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसमें बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए, वो कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, राइट। तो इसका मतलब ये सप्लाई नहीं होगी। पर स्टूडेंट एकदम घाई मत करके ये ए आंसर करके मत आइएगा, बी को भी रूल्ड आउट कीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एक और ऑप्शन है ए एंड बी। तो जरा बी देख लेते हैं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, यहाँ पे हो गया इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, बट यहाँ पे क्या है, नॉट इन द कोर्स। आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी नॉट इन द कोर्स है, यहाँ पे भी नॉट द कोर्स। पर आपको अगर इम्पोर्टेशन का याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेशन का क्या है, बिजनेस के लिए अगर नहीं भी हो, अगर पर्सनली भी आप कोई सर्विस इम्पोर्ट करवाते हो तो वो भी हमारा सप्लाई माना जाता है। इसका मतलब कि ये हमारी सप्लाई है। इसका मतलब अगर ये सप्लाई है तो ये आंसर रूल्ड आउट हो गया, राइट। और ये आंसर भी रूल्ड आउट हो गया बिकॉज हमने पहले ही देख लिया था कि ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, नॉट अ सप्लाई है। ये सप्लाई है बट दिस इज नॉट अ सप्लाई। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। इस तरीके से आपको शांति से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा और आपको जो समरी में मैंने सेक्शंस बताए हैं अगर वो आप लगाते हो तो ये इजी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में मैं और भी ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि कैसे समझने हैं। लेट अस सी द सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज आउटसाइड दी, जरा ध्यान दीजिएगा वापस से, आउटसाइड दी स्कोप ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल। मतलब कि ये हमारी बातें चल रही है। अगर हम अपनी जीएसटी के लैंग्वेज में बोलें तो यहाँ पे बात चल रही है नेगेटिव लिस्ट की। किसकी बात चल रही है, नेगेटिव लिस्ट की, राइट। सो नेगेटिव लिस्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 5 बताए थे। देखिए उसमें से एक तो ये आ गया, मैंने आपको फर्स्ट बताया था फ्यूनरल, राइट। ये भी आपका आ गया, दैट इज अ एक्शनेबल क्लेम अदर देन, मैंने बताया था आपको लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, राइट। तो ये भी आ गया। बाकी ये देख लेते हैं, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ये है, मतलब बोलते हैं ना, शुद्ध रिलेशनशिप है। और यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कुछ भी करता है तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। इसका मतलब
एज ए स्टूडेंट आपका आंसर डी होगा, मीन्स ऑल ऑफ द अबव, और इन कमिंग इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी। आगे बढ़ते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज, मतलब कि जो भी स्कोप ऑफ सप्लाई में आते हैं, मतलब कि सेक्शन 7 में, आपके कौन से सेक्शन में, सेक्शन 7 में जो भी आते हैं उसमें कौन से टाइप की सप्लाई है। जरा ये एग्जाम में देखिए कैसे आता है। एक लिया है विद कंसिडरेशन और दूसरा लिया है विदाउट कंसिडरेशन। मतलब कि देखिए हमारे जीएसटी में दोनों आते हैं, विद कंसिडरेशन भी आता है और विदाउट कंसिडरेशन भी आता है। अगर विदाउट कंसिडरेशन आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, पारस वर्ड बताया था मैंने आपको, मतलब कि परमानेंट डिस्पोज ऑफ असेट, ऐसे 4 पैरामीटर्स मैंने बताए थे। तो वो चारों विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब कि हमारी सप्लाई जो कंसिडरेशन तो चाहिए और कुछ सप्लाई हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी होते हैं। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो आपका आंसर होगा ए एंड बी। इसके लिए जो समरी वाला मेरा वीडियो है अगर वो याद हो जाता है तो घुमा फिरा के यही आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू, द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज अ, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्ड यहाँ पे एंड नहीं है, आर, मतलब कि आपको कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उन दोनों को अलग अलग करना है। तो ये किस में लिखा है, अलग अलग करना है वो नहीं पूछ रहे हैं, किस में लिखा है, कौन से एक्ट में लिखा है, कौन से शेड्यूल में लिखा है, राइट। सो यहाँ पे है हम आपका शेड्यूल नंबर 1 है एक, दूसरा आंसर है आपका शेड्यूल 2, तीसरा है शेड्यूल 3 और नेक्स्ट है सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 तो हमारा रोल्ड आउट हो गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 7 में तो ये सब है, राइट। तो अब इन तीनों में से एक आंसर है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी नेगेटिव लिस्ट है, मतलब कि जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, नेगेटिव लिस्ट है, तो ये भी हमारा आंसर रोल्ड आउट हो गया, राइट। जो शेड्यूल नंबर 1 है उसमें हमको क्या बताया गया है कि कौन कौन सी सप्लाई है। शेड्यूल नंबर 1 में हमको ऐसे बताया गया है कि कौन कौन सी सप्लाई है जो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि विदाउट कंसिडरेशन होती है, वो तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी या डीम टू भी सप्लाई मानी जाएगी। तो हमारा बाकी बच जाता है ये, मतलब कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये इसके अंदर हमको दिया गया है पॉजिटिव लिस्ट, मतलब कि जो हमारी सप्लाई है और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और उसमें ये भी है कि कौन सी आपको सेग्रीगेट करना है, कौन सा गुड्स है और कौन सी सर्विसेज है। और अगर मेरा वीडियो देखा होगा आपको तो आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताई थी, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। तो ये हमारा आंसर जो ऑप्शन बी है, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कि यहाँ पे अब आपको अलग करना है कौन सी गुड्स है और कौन सी सर्विस है। और अगर इसमें से कोई भी एक सर्विस है उसका आपको आंसर बताना है, और अगर सारी सर्विसेज हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है A1, ट्रांसफर ऑफ राइट इन द गुड्स / अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स विदाउट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स। मतलब कि इस राइट और टाइटल में फर्क समझिए। अगर कोई चीज आपको सिर्फ यूज करने के लिए दे रहा है पर वो आप उसके ओनर नहीं हो तो आपको राइट मिला है पर टाइटल नहीं। जैसे कि हम लोग भाड़े पे रहते हैं तो वो घर यूज करने के लिए हमें मिला, राइट मिला, हम कुछ भी कैसे भी यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन वो घर हमारा नहीं है। तो ये हमने उसकी क्या यूज की, उस लैंडलॉर्ड की मैंने सर्विस यूज की। तो ये तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ गया SOS, मतलब कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। आगे देख लेते हैं कि बाकी के भी हैं कि नहीं है। अगर और ये दोनों भी होंगे तो हमारा आंसर ऑल ऑफ अब होगा, लेकिन पहले देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, मतलब यहाँ पे ये सर्विस नहीं है, ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, राइट। डेफिनेटली तो सी भी देख लेते हैं, पर हमारा आंसर मिल गया है। लेकिन फिर भी मैं सी का भी आपको ट्रिक बता देती हूँ। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स अंडर द एग्रीमेंट विच स्टिपुलेटेड्स दैट द प्रॉपर्टी शैल बी पास एट फ्यूचर डेट। मतलब कि गुड्स, अभी गुड्स मैंने आपको दे दिए हैं लेकिन उसका जो टाइटल है कुछ फ्यूचर डेट पे मिलेगा, भले कभी भी मिले,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हमको जो गुड्स हैं वो 3-4 महीने के बाद में मिलते हैं, तो भी ये भी हमारी क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो प्लीज़ ये जरा मैंने क्यों सब बता रही हूँ कि ताकि एग्जाम में इसको घुमा फिरा के पूछेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ goods है, and this is also a supply of goods. So our right answer I had already mentioned, it is A. आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा कॉमन है, उसमें मैंने ABCD 4 सीक्वेंसेस लिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको, क्या है, एग्जाम वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी द अमाउंट सप्लाई अंडर GST अंडर द सेक्शन 7(1) ऑफ CGST। इसका मतलब है कि नीचे दिए गए ABCD आगे आएंगे। अभी मैं ए के लिए हम बात कर रहे हैं, BCD ये सब हमारी सप्लाई है कि नहीं, आपको सिर्फ ये आंसर देना है यस और नो विथ रीजन। तो पढ़ लेते हैं कि ए में क्या दिया है। सबसे पहले नाम है रिलायंस चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट हु गेट्स द आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल, मतलब कि वो जो गरीब लोग हैं उनकी आंखों का इलाज करती है। ये इम्पोर्टेंट है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कंसिडरेशन नहीं है। एंड डोनेट्स द क्लोथ्स एंड टॉयज टू द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लिम एरिया, राइट। तो ये दो चीज़ें करती हैं, एक तो नीडी लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट कराती हैं उनकी आंखों का, और साथ में वो डोनेट करती हैं क्लोथ्स एंड टॉयज टू द चिल्ड्रन लिविंग इन द वेरी स्लिम एरिया, मतलब पुअर पीपल को। तो ये आपको ये क्वेश्चन देके पूछेंगे कि ये सप्लाई है कि नहीं है, तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए। पहले तो आपको ये लिखना चाहिए कि सप्लाई के लिए हमको क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, बिजनेस ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए, टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा है देख लीजिए, इस केस में हमारा बिजनेस के लिए नहीं हो रहा है, राइट, कंसिडरेशन नहीं है फर्स्ट थिंग, और दूसरी क्या है, बिजनेस के लिए नहीं है, राइट। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि पारस में आता है क्या, मतलब कि ये ऐसा कोई सप्लाई है क्या जो कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे। पारस आपको भी वर्ड याद पड़ गया होगा, मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन और डीम्ड सप्लाई, राइट। तो ये दोनों अगर आप लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो किस में आता है, पारस में आता है। मतलब कि भले इसमें कंसिडरेशन नहीं है लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लोथ और टॉयज दोनों ही डोनेट कर रहे हैं, दोनों ही दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। तो ये हमारा पारस में आ जाता है। इसके लिए मतलब कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन आता है, क्योंकि देखिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो थी वो लोगों की आई ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके साथ में ये दीज आर डूइंग द डोनेशन ऑफ क्लोथ्स एंड टॉयज इन द स्लम एरिया। तो वो हम जो गवर्नमेंट है वो कंसिडर नहीं करेगी, वो विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो सप्लाई मानी जाएगी। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई, इसमें सप्लाई होगा और इसके ऊपर GST लगेगा जितना भी आप जो रिलायंस कंपनी डोनेट करे क्लोथ्स एंड टॉयज में। आगे देखते हैं, इसी में अब यहाँ पे बताना है आपको कि ये सप्लाई है कि नहीं है। यहाँ देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कहाँ पे है ये इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में है, और उसका जो ब्रांच जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो एक डिपोट है वो मुंबई में है, राइट। और ये दोनों जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रजिस्टर्ड हुई है, मतलब टैक्सेबल पर्सन है इन रेस्पेक्ट अपने अपने स्टेट में, राइट। और जो दिल्ली है वो फिनिश गुड्स सप्लाई करती है, फैक्ट्री से आता है मतलब दिल्ली से आता है, राइट। कहाँ पे आता है, मुंबई में आता है। काय के लिए आता है, सेल करने के लिए, और वो क्या है, विदाउट कंसिडरेशन। अगर आपको याद हो सो दैट ये सेम कैन बी सोल्ड, ताकि वो मुंबई में सेल किया जाए। अब आपको ये इसका आंसर देने से पहले मैंने आपको वो बोला था कि आपको 5 चीज़ें पहले देखनी है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है क्या। हाँ, गुड्स दे रही है मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री जो है वो दे रही है अपनी ब्रांच को या डिपो को, राइट। कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं है, राइट। उसके सिवाय बिजनेस के लिए यस, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि वो ताकि मुंबई में सेल कर सकें। टैक्सेबल पर्सन है यस, क्योंकि दोनों ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में
रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सप्लाई है, यस टैक्सेबल सप्लाई है, तो ये हमारी सप्लाई होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे इस मैम एक कंसिडरेशन वर्ड नहीं है, तो ये कंसिडरेशन नहीं है तो ये पारस में आता है, पारस के ए में, मतलब कि प्रिंसिपल से एजेंट की तरफ और एजेंट से प्रिंसिपल की तरफ अगर कोई भी चीज़ जाती है उसमें कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीम्ड सप्लाई। मैंने यहाँ पे ये वर्ड डाला है डीएस, डीम्ड सप्लाई। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो ये 5 जो पैरामीटर्स हैं वो और ये पारस, अगर ये याद रखता है और नेगेटिव लिस्ट याद रहती है तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी है कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। सी और डी देख लेते हैं। सी और डी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक है। जरा देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है। सी में राम है, वो क्या चलाता है, ई कॉमर्स बिजनेस चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ई बिजनेस चलाता है, राइट। कहाँ पे है वो, चेन्नई में है। और उसका एक भाई है जो कहाँ पे रहता है, लंदन में रहता है। और वो जो लंदन में उसका भाई रहता है वो क्या है, वकील है, राइट। तो राम को एक लीगल एडवाइस चाहिए थी उसके भाई से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट कंसिडरेशन, विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट, मतलब उसके कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, उससे रिलेटेड उसको अपने भाई से सलाह चाहिए थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आंसर लिखते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आपका क्या है, सबसे पहले तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं कि राम चेन्नई में है, उसका ब्रदर लंदन में है और फैमिली डिस्प्यूट के ऊपर है, राइट। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हमको चाहिए, कंसिडरेशन है क्या, बिजनेस के लिए है क्या। तो सबसे पहले तो कंसिडरेशन भी नहीं है, एम आई राइट, यहाँ पे लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और सेकंड थिंग, उससे किसके लिए हेल्प मांगी है, फैमिली डिस्प्यूट के लिए, मतलब कि इसमें उसका बिजनेस भी नहीं है, राइट। और इसके सिवाय हम लोगों को एक और पॉइंट यहाँ पे पता चलती है कि वो उसका ब्रदर है, तो रिलेटेड पर्सन है। जीएसटी के लिए आपको मैं एक बात बोल दूं, ये दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है। आप पूछोगे मैम कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। रिलेटेड पर्सन मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू जीएसटी, एक ह्यूमन बींग, उसकी स्पाउस, मतलब कि जो भी राम है वो, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन, वो रिलेटेड पर्सन होंगे। हाँ, उसका भाई या उसके माता पिता भी रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो इसके ऊपर डिपेंड हो। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, इसके ऊपर डिपेंड हो, लेकिन उसका जो भाई है वो कहीं से भी लगता नहीं है कि उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो पहली बात तो वो लंदन में रह रहा है और दूसरा क्या है, वो लायर है, राइट। तो वो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इस केस में ये जो राम और उसका जो ब्रदर है, जीएसटी के एंगल से ये रिलेटेड पर्सन नहीं है, राइट। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सप्लाई है कि नहीं है। तो ये हमारी सप्लाई नहीं है, क्योंकि सब पैरामीटर्स नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए भी नहीं है। और ये रिलेटेड पर्सन किसके लिए हमने देखा, क्योंकि हम लोगों को विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट भी देखने का रहता है, तो उसमें रिलेटेड पर्सन भी एक पारस में वर्ड है, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नो सप्लाई है। एक और इससे मिलता जुलता, इसी को मैंने एक्सटेंड किया है ताकि आपको समझ में और क्लियर आ जाए। तो ये एग्जांपल हम आगे बढ़ाते हुए लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका। सेम थिंग ये पूछ रहे हैं, वुड योर आंसर बी डिफर इफ द अबो केसेस राम हैज टेकन एडवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। मतलब कि अगर उसने अपनी बाई को फैमिली डिस्प्यूट के लिए नहीं, पर किसके लिए पूछा, हेल्प मांगी होती या एडवाइस मांगी होती, बिजनेस के लिए, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा। तो देखिए आपका आंसर कैसे लिखना है। पहले तो ये हो गया, यहाँ पे मेरे थोड़ा सा चेंज हो गया, वहां पे फैमिली डिस्प्यूट था, यहाँ पे क्या हो गया, बिजनेस हो गया। यहाँ पे जो 2 वर्ड्स हैं वो कंसिडरेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि कंसिडरेशन के लिए, पर यहाँ पे एक खाली पार्ट आ गया बिजनेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं वो रिलेटेड पार्ट, पर्सन वाला पार्ट, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी। और अगर हम विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट करें तो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है, क्योंकि ब्रदर इज नॉट डिपेंड ऑन द राम। सो इस केस में भी चाहे वो बिजनेस के लिए हो एडवाइस, चाहे नहीं हो, ये दोनों ही केस में दिस इज अ नो सप्लाई। तो इस तरीके से आपको देयर आर अ वेरी थिन डिफरेंस है, तो वो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। इसके लिए ये मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पे आपके ले लिए।
इसके बाद में एक और कुछ और टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नीचे जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उसमें से आपको पहचानना है कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है एज पर द शेड्यूल 2 ऑफ CGST। क्योंकि आपको पता है शेड्यूल 2 ऑफ CGST जो है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव लिस्ट है, और उसमें हम लोगों को अलग करना होता है कि गुड्स कौन से हैं और सर्विस कौन सी हैं। और आप यहाँ पे अगेन मेरी ट्रिक, अगर आपकी जेब से कोई टेंजेबल चीज गई, आपके यहाँ से कोई टेंजेबल चीज गई, तो वो हमारी क्या होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर आपके यहाँ से कोई इनटेंजेबल चीज गई तो वो हमारी क्या होती है, सप्लाई ऑफ सर्विस। बस इतना लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। पहले ए देख लेते हैं, वन बाय वन देखेंगे। पहले ए पढ़ लेते हैं, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमको भाड़ा मिला, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो जो रेंट, जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, तो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास में यूज करने के लिए चली गई, निकल नहीं गई, तो वो मेरी क्या यूज कर रहा है, सर्विस यूज कर रहा है। वो मेरी प्रॉपर्टी लेके सेल नहीं कर सकता है, गुड्स नहीं गए हैं, हमारी क्या गई है, सर्विस गई है। उसके लिए जो वो मेरी यूज कर रहा है उसके लिए वो मुझे रेंट पे कर रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटेंजिबल सब चीज बाहर जा रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड देख लेते हैं। आई होप सो यू स्टूडेंट यू आर गेटिंग इट। सेकंड जो पॉइंट है, गुड्स क्या दिया है, गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ और बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर द कंसिडरेशन। यहाँ पे देखिए, बिजनेस की कोई असेट है, वो बाहर गई है, राइट, ट्रांसफर हुई है, किसी के थर्ड पर्सन के कहने पे बाहर गई है। तो भले हमने कंसिडरेशन लिया है कि नहीं लिया है वो कोई मायने नहीं रखता है, आपको ये बताना है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है। तो इसमें स्टूडेंट आप बताइए कि क्या हुआ, टेंजेबल चीज बाहर गई कि इनटेंजेबल गई। तो डेफिनेटली ये कौन सी चीज बाहर गई है, टेंजेबल, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। लेट अस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन जो है C1, ट्रांसफर ऑफ राइट इन द गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मतलब कि मैंने आपको कोई चीज यूज कर, राइट दिया मतलब क्या, यूज करने के लिए दिया, पर मैंने उस चीज का टाइटल आपको नहीं दिया है, मतलब आप उसके ओनर नहीं हो। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंटेंजेबल सप्लाई हो रही है, मतलब कि जो भी मेरा बाहर जा रहा है वो इंटेंजेबल है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। लास्ट देख लेते हैं, transfer of title in the goods under an agreement which is stipulated that the property shall be passed in at future date। सीधा सीधा सा लगा पड़ा है कि हमने गुड्स किसी को दे दिए और वो उसको टाइटल भी फ्यूचर डेट पे उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्विस नहीं गई है हमारी, क्या गई है, गुड्स गए हैं। तो इस तरीके से ये मेरी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। SOS इज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड SOG इज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। आई होप सो कि स्टूडेंट आपको थोड़ा सा मैंने कोशिश की है आपको आइडिया देने के लिए कि आप पहचानोगे कैसे। ये क्वेश्चन आएंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ, यही भी आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, बट इतना पक्का कह सकती हूँ कि आप अगर इन सबको ठीक से इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी जिस्ट मिल जाएगी कि स्कोप ऑफ सप्लाई के सम किस तरीके से करनी है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर हुई है उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए हैं। दिस वे आई होप सो यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।